हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। आज हम आईपीसी के चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे और सेक्शन 34 से लेकर 52A तक देखेंगे। अब मेंसरिया या फिर इंटेंशन के टॉपिक में आपने सेक्शन 34 के बारे में पढ़ा होगा। इसमें दिया गया है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। आइए देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 34 के हिसाब से जब भी कई सारे लोग सेम इंटेंशन के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस एक्ट के लिए इस तरीके से लायबल होगा जैसे उसने वो एक्ट अकेले किया हो। तो यहां पर हमारे हो गए 5 एलिमेंट्स। एक तो क्रिमिनल एक्ट, फिर है सेवरल पर्सन्स, इसके बाद कॉमन इंटेंशन, फिर इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट विल बी द सेम। हमारा लास्ट एलिमेंट है एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ये हो गया हमारा 5th एलिमेंट। तो सेक्शन 34 की एप्लीकेशन के लिए ये पांचों इंग्रेडिएंट्स या फिर एलिमेंट्स की जरूरत होती है। आइए अब हम देख लेते हैं सेक्शन 34 से रिलेटेड कुछ केसेस को। सबसे पहले है सुदीप कुमार सेन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2016। अब ये रिसेंट केस होने की वजह से दिल्ली जुडिशरी में आ सकता है। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 का ऑब्जेक्टिव यही है कि एक डिस्टिंक्ट प्लान को प्रूव करना जरूरी नहीं है और सिर्फ एक कॉन्शियस मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए फॉर डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट, जिससे कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकलता हो। आगे कोर्ट ने कहा कि जो क्वेश्चन है अबाउट द कॉमन इंटेंशन उसको सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के हिसाब से प्रूव करना होगा। इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले आपको टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस देखने होंगे कि किसी कॉमन इंटेंशन के तहत ऑफेंस कमिट किया गया था या फिर नहीं, और अगर ऐसा किया गया है तभी उन सारे लोगों को कन्विक्ट किया जा सकता है। फिर केस आता है सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। इसमें भी ऊपर वाले केस की तरह सेम चीज बोली गई थी कि एक साइमल्टेनियस कंसेंसस होना चाहिए फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्रिमिनल एक्शन जो कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट देता हो। अब ऐसा जो कंसेंसस है ये ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जिसकी दुश्मनी बी और सी दोनों लोगों के साथ है। हाउएवर ए इन दोनों लोगों से बचने के लिए एब्सकॉन्ड कर रहा है। इंसिडेंटली ये तीनों लोग एक ही जगह पे मिल जाते हैं और बी और सी मिलके ए की हत्या कर देते हैं। ऐसे में इन दोनों लोगों के बीच में ए की डेथ कॉज करने का इंटेंशन ऑन द स्पॉट बना था जब वो ए से मिले। ऐसे केस में भी सेक्शन 34 अट्रैक्ट होगा और यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताई है। इसके और पहले का केस है जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1999। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां पर कॉमन इंटेंशन एब्सेंट है लेकिन पार्टिसिपेशन ऑफ द अक्यूज्ड प्रूव हो चुका है, उस केस में सेक्शन 34 अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 34 का मेन इंग्रेडिएंट कॉमन इंटेंशन ही है और ये चीज फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के हिसाब से इन्फर की जा सकती है। नेक्स्ट जो केस है ये भी आपका काफी रिसेंट केस है, एजाज हुसैन शब्दर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रेसिडेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉमन इंटेंशन फैक्ट्स ऑफ द केस के हिसाब से एस्टैब्लिश किया जाता है ना कि प्रेसिडेंट्स के हिसाब से। इसके पीछे कोर्ट ने रीजनिंग दी कि अगर किसी प्रेसिडेंट में और प्रेजेंट केस में सिमिलर फैक्ट्स हैं तो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट केस में कॉमन इंटेंशन डिटरमाइन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है इसी साल का वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें यह कहा गया कि सेक्शन 34 में जो जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है उसको अट्रैक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल एक्ट इन क्वेश्चन है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। आगे कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने के लिए या तो आप प्री अरेंज प्लान को प्रूव कर सकते हैं और या फिर ये प्रूव कर सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन इंसिडेंट होने के जस्ट पहले जनरेट हुई थी। कुल मिलाके एक प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, मतलब इंसिडेंट से पहले उन लोगों का कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। अब ऐसे कोई ऑफेंस में जो भी लोग शामिल हैं उनके एक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट उन सभी लोगों का सेम इंटेंशन था और इसके विषय में जो भी क्वेश्चंस हैं वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से प्रूव किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 35। यहाँ पर ऐसे एक्ट्स के बारे में बात की गई है जो कि क्रिमिनल इन नेचर हैं ड्यू टू दी
इन्वॉल्व क्रिमिनल नॉलेज या फिर क्रिमिनल इंटेंशन। अब देखिए इस सेक्शन में भी सेम लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है अबाउट दी लायबिलिटी कि जो भी क्रिमिनल एक्ट की लायबिलिटी होगी वो ऐसी होगी कि किसी भी जॉइंट इंटेंशन वाले व्यक्ति ने उस एक्ट को अकेले किया हो विद दैट नॉलेज और इंटेंशन जो कि क्रिमिनल है। अब देखिए सेक्शन 34 और 35 में यही डिफरेंस है कि सेक्शन 34 में ये एक्सप्लेन किया गया है कि यदि कोई ऑफेंस कॉमन इंटेंशन के साथ किया गया हो तो उसमें शामिल जितने भी लोग होंगे उनकी एक जॉइंट लायबिलिटी होगी। हाउएवर यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट को बताने की कोशिश की है कि इसमें वो सारे एक्ट आएंगे जिनके पीछे क्रिमिनल नॉलेज या फिर क्रिमिनल इंटेंशन हो। बाकी सारी चीजें जॉइंट लायबिलिटी के बारे में सेम हैं। पिछले सेक्शन में हमने क्रिमिनल एक्ट की डेफिनेशन नहीं देखी थी, जबकि इस सेक्शन में क्रिमिनल एक्ट क्या है इसको डिटरमाइन करने की कोशिश की गई है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 36 में इफेक्ट ऑफ पार्ट एक्ट एंड पार्ट ओमिशन की बात की गई है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी रिजल्ट या फिर इफेक्ट पाने के लिए यदि किसी व्यक्ति ने पार्टली कोई एक्ट किया है या फिर पार्टली कोई ओमिशन किया है तो उसको सेम ऑफेंस का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए और बी ने मिलके ये प्लान बनाया कि वो सी के घर में चोरी करेंगे और इसके लिए ए जो कि सी का होम गार्ड है उसने बी से कहा कि मैं रात को गेट खुला छोड़ दूंगा और आप आके सी के घर में चोरी कर लीजिएगा और उसी गेट से भाग जाइएगा एंड जब आप ये सब काम कर रहे होंगे तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। अब इस केस में ए का एक्ट एक तो था गेट को खुला छोड़ने का इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन कि बी सी के घर पे जाके चोरी कर ले, और इनका ओमिशन ये था कि जब बी ये सब काम कर रहा होगा तो वो पुलिस को नहीं बुलाएगा। अब यहाँ पर पार्ट एक्ट है और पार्ट ओमिशन है, ऐसे में इन दोनों चीजों को सेम ऑफेंस का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। ए ने जेड की डेथ को कॉज करने के लिए उसको खाना नहीं दिया, यानी कि इलीगल ओमिशन किया, और जेड को मारा भी। अब ऐसे केस में आप दोनों में से किसी एक एक्ट को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि दे वर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, दैट इज द डेथ ऑफ जेड। इसके बाद सेक्शन 37 में दिया गया है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट। मान लीजिए किसी ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा एक्ट्स हैं और कोई एक व्यक्ति इंटेंशनली कोऑपरेट करता है फॉर द कमीशन ऑफ वन ऑफ द एक्ट्स, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भी ऑफेंस कमिट किया है। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस सेक्शन के इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं। ए और बी ने अग्री किया टू मर्डर जेड और उसके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे जेड को पॉइजन के स्मॉल डोजेस दिए। ऐसे में कंटिन्यूअसली ए और बी ने इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन अग्रीमेंट और इंटेंशन जेड को पॉइजन एडमिनिस्टर किया। कुछ समय बाद जेड की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में ए और बी ने इंटेंशनली कोऑपरेट किया था फॉर द कमीशन ऑफ द मर्डर। हाउएवर दोनों लोगों ने जो एक्ट किए थे फॉर कॉजिंग डेथ वो अलग अलग समय पे किए थे, लेकिन ऐसे केस में उन दोनों लोगों को मर्डर का गिल्टी पाया जाएगा जबकि उनके एक्ट्स सेपरेट थे। इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन है कि ए एंड बी जॉइंट जेलर्स हैं और दोनों लोगों की 6 घंटे की शिफ्ट होती है एंड दे आर इन चार्ज ऑफ जेड जो कि एक प्रिजनर है। अब ऐसे में ए और बी ने कोऑपरेट किया कि वो अपनी अपनी शिफ्ट के समय पर जेड को खाना नहीं देंगे ताकि जेड की मृत्यु हो जाए। अब अगर भूख की वजह से जेड की डेथ हो जाती है तो ए और बी दोनों लोग ही गिल्टी होंगे फॉर मर्डरिंग जेड। अब पिछले इलस्ट्रेशन का एक और सिनेरियो है कि ए एक जेलर है जिसके पास जेड की केयर का चार्ज है जो कि एक प्रिजनर है। अब जेड को मारने के इंटेंशन से ए ने इलीगली उसको खाना नहीं दिया जिसकी वजह से जेड बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, बट उसकी डेथ नहीं हुई। इसके बाद ए को डिसमिस कर दिया जाता है फ्रॉम हिज ऑफिस और उसकी जगह पर बी जेलर आ जाता है। अब बी ए से ना ही मिला और ना ही उससे कोऑपरेट किया अबाउट कॉजिंग द डेथ ऑफ जेड, लेकिन फिर भी बी ने जेड को खाना नहीं दिया और उसको पता था कि जेड को खाना ना देने की वजह से जेड की मौत हो जाएगी। अब अगर जेड की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हंगर तो सिर्फ बी ही गिल्टी होगा फॉर मर्डरिंग जेड क्योंकि ए ने बी के साथ कोऑपरेट नहीं किया था और ए को सिर्फ अटेम्प्टेड मर्डर के लिए
गिल्टी पाया जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन 38, जिसमें बात की गई है कि सेम क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हो सकते हैं। यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट सेम है लेकिन ऑफेंसेस डिफरेंट हैं। इसको समझने के लिए हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने जेड को अटैक किया इन फर्दरेंस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन, जिसकी वजह से ए के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है और ये बात प्रूव्ड है। अब एक तीसरा व्यक्ति है बी, जो कि जेड को मारना तो चाहता है बट जेड ने उसको प्रोवोक नहीं किया, लेकिन फिर भी बी ने ए को असिस्टेंस दी फॉर किलिंग जेड। ऐसे में ए और बी दोनों लोग ही सेम एक्ट में इन्वॉल्व थे, दैट इज कॉजिंग द डेथ ऑफ जेड। हाउएवर बी मर्डर का गिल्टी होगा जबकि ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी पाया जाएगा, क्योंकि प्रोवोकेशन ए के खिलाफ हुआ था, बी के खिलाफ नहीं हुआ था। फिर भी बी ने ए को असिस्टेंस दी फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ जेड। इसके बाद सेक्शन 39 में वॉलंटरली की डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पर इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है इंटेंशन टू कॉज एन इफेक्ट या फिर मीन्स टू कॉज एन इफेक्ट, और जब ऐसी मीन्स अप्लाई करी जा रही हो तो उस व्यक्ति को नॉलेज हो या फिर उसके पास रीजन टू बिलीव हो कि अगर वो कार्य करेगा तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर टोटल हो गए 5 इंग्रेडिएंट्स। पहला है इफेक्ट या फिर रिजल्ट, दूसरा है इंटेंशन टू कॉज, फिर है मीन्स एंड देन नॉलेज या फिर रीजन टू बिलीव। यहाँ पर और की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि पहले पार्ट में इंटेंशन और मीन्स दिया गया है जबकि दूसरे पार्ट में नॉलेज या फिर रीजन ऑफ बिलीव दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए एक ऐसे घर में आग लगाता है जो कि कुछ लोगों के द्वारा इनहैबिटेड है। यहाँ पर ए का पर्पस है एक रॉबरी को फैसिलिटेट करना। हाउएवर इस एक्ट को करते समय ए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर देता है। ऐसे में ए का इंटेंशन तो नहीं था किसी की डेथ कॉज करना, लेकिन फिर भी उसको पता था, मतलब ही हैड द नॉलेज कि उसके एक्ट की वजह से किसी न किसी की डेथ हो जाएगी। अब ऐसे केस में ये कहा जाएगा कि ए ने वॉलंटरली उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी है। फिर सेक्शन 40 में आता है ऑफेंस, जिसके हिसाब से वो चैप्टर्स और सेक्शंस जो कि क्लॉज 2 और 3 में दिए गए हैं उनके अलावा ऑफेंस का मतलब होगा कोई भी ऐसी चीज या फिर एक्ट और ओमिशन जो कि आईपीसी के द्वारा पनिशेबल हो। अब देखिए चैप्टर 5A और इन सारे सेक्शंस के लिए ये कहा गया है कि इनमें ऑफेंस का मतलब होगा वो एक्ट या फिर ओमिशन जो कि किसी स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ में डिफाइंड हो। इसके बाद इन सारे सेक्शंस के लिए ऑफेंस की मीनिंग वो चीज होगी जो कि स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ में डिफाइंड हो एंड इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और अपवर्ड्स। फिर आगे सेक्शन 41 और 42 में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को डिफाइन किया गया है। स्पेशल लॉ में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लॉ आएगी, फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो एक्ट, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। बात करें लोकल लॉ की तो इसमें वो लॉ आएगी जो सिर्फ और सिर्फ भारत के एक पर्टिकुलर पार्ट पे एप्लीकेबल हो। इसके बाद सेक्शन 43 में इलीगल और लीगली बाउंड टू डू की डेफिनेशन दी गई है। इलीगल का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज जो कि एक ऑफेंस हो और या फिर प्रोहिबिटेड हो अंडर द लॉ या फिर उसके ऊपर बेस्ड कोई भी सिविल एक्शन लिया जाता हो। तो टोटल यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। फिर लीगली बाउंड टू डू में आएगा वो ओमिशन जो कि इलीगल हो। अब देखिए यहाँ पर 2 लैंडमार्क केसेस आ जाते हैं। पहला तो क्वाकू मेंसा वर्सेस किंग जो कि आजादी के पहले का है, दैट इज 1946। इस केस में यह कहा गया था कि अगर आपने किसी के ऊपर गन को पॉइंट आउट किया है विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज तो आपका एक्ट इलीगल होगा। फिर ओमिशन के विषय में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में बताया गया कि अगर कोई ओमिशन अनलॉफुल है तो कोई भी व्यक्ति लीगली बाउंड है कि वो उस ओमिशन को ना करे। इसके बाद सेक्शन 44 में दिया गया है इंजरी। इसमें वो सारे हार्म इंक्लूडेड है
जो कि किसी पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी के संबंध में किया गया हो। फिर सेक्शन 45 में लाइफ की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि लाइफ डिनोट्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब डेथ का मतलब भी है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, दोनों ही डेफिनेशंस में यह भी लिखा गया है कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, मतलब अगर कहीं पर ये एक्सप्रेसली लिखा गया है कि लाइफ ऑफ अ एनिमल और डेथ ऑफ अ एनिमल, तब ये डेफिनेशंस अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन बाकी सब जगह पे सेक्शन 45 और 46 ही अप्लाई होंगे। इसके बाद सेक्शन 47 में एनिमल की डेफिनेशन दी गई है और इसमें यह कहा गया है कि एनी लिविंग क्रीचर जो कि ह्यूमन ना हो। इसके बाद सेक्शन 48 में वेसल की डेफिनेशन दी गई है। इसमें पानी का कन्वेयंस आएगा जो कि ह्यूमन बीइंग या फिर प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हो। इसके बाद सेक्शन 49 में ईयर और मंथ की डेफिनेशन दी गई है और ये कहा गया है कि इन दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से समझी जाएगी। अब देखिए, जिस समय पर आईपीसी आया उस समय पर ब्रिटिशर्स ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते थे एंड इन रेयर केसेस जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, जबकि भारतीय शाक संवत और विक्रम संवत का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने ईयर और मंथ को डिफाइन किया कि इसका मतलब वही होगा जो कि ब्रिटिश कैलेंडर में दिया गया हो, और यहाँ पर इसी वजह से ग्रेगोरियन और जूलियन में से कोई एक पर्टिकुलर कैलेंडर का नाम नहीं दिया गया है। फिर एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन आती है सेक्शन। सेक्शन का मतलब है चैप्टर का वो पोर्शन जिसके प्रीफिक्स में एक न्यूमेरिक फिगर हो। अब जैसे इसी को देख लीजिए, यहाँ पर प्रीफिक्स में लिखा है 50 और ये चैप्टर 2 का पार्ट है। इसके बाद सेक्शन 51 में दिया गया है ओथ। इसमें वो फॉर्मल एफर्मेशन आएगी जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड हो टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, और ऐसे सोलेमनाइजेशन का पर्पस है किसी चीज को प्रूव करना इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर किसी और जगह पे। यहाँ पे हमारा पहला इंग्रेडिएंट हो गया एफर्मेशन। इसके बाद है रिक्वायर्ड अंडर लॉ, फिर है बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, चौथा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग, और लास्टली इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। तो टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स मिलके ओथ को डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद आता है गुड फेथ, जो कि सेक्शन 52 में दिया गया है। ये एक निगेटिव डेफिनेशन है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज गुड फेथ में नहीं आएगी जो कि बिना केयर और अटेंशन के की गई हो। मतलब गुड फेथ के लिए केयर और अटेंशन होना जरूरी है। हाउएवर यहाँ पर डेफिनेशन में निगेटिव कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। अब लास्टली सेक्शन 52A में हार्बर की डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 157 और सेक्शन 130 ऑफ आईपीसी का इसमें एक्सेप्शन दिया गया है कि इन दोनों सेक्शंस पे ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। अब देखिए, हार्बर की डेफिनेशन में कुछ चीजें डिफाइंड हैं और कुछ चीजें नहीं डिफाइंड हैं। हार्बर में आप किसी भी व्यक्ति को यदि शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एमिनिशंस या फिर मीन्स ऑफ कन्वेयंस सप्लाई करते हैं तो वो हार्बर में आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी व्यक्ति को असिस्ट करते हैं टू एवेड एप्रीहेंशन यानी कि अरेस्ट, और अगर आपका असिस्टेंस इन सारी चीजों में नहीं आता है तो भी आपके असिस्टेंस को हम हार्बर में काउंट करेंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस आईपीसी के चैप्टर 2 के लास्ट पार्ट का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।